कंपटीशन हब के बीपीएससी कोर्स में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज निबंध का चौथा क्लास है। इसके पहले 3 और निबंध कराए जा चुके हैं और लगातार आपको निबंध करवाया जा रहा है। और यह बिहार स्पेसिफिक के तहत मैं तीनों सेक्शन के जो निबंध हैं वो तीनों एक एक कर करवा रहा हूँ। तो आप लोग तीनों सेक्शन पे विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि आपके पास टोटल 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपको 3 ही बनाना है। 4-4 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से रहेगा। और यह जो क्वेश्चन है तीसरा सेक्शन बिहार से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे रह सकता है, आपदा और बिहार। यहाँ पर प्रश्न आपके जीएस 2 में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर भी आपको निश्चित तौर पर एक बिहार के आपदा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं होगी। चाहे वह बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो, चाहे अभी वर्तमान में तुर्की में भूकंप की घटना घटित हुई है, तो उससे हमें क्या सीख लेकर के आगे की तैयारी करनी चाहिए हमारे देश को। तो इस स्तर पर भी देश स्तर पे या बिहार के स्तर पर आपदा जरूर आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं दोनों तथ्य को आपके सामने सिलसिलेवार ढंग से रखूंगा और बस आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिए। बाकी अगर जो लोग पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो वो जरूर क्लास से जुड़ जाएं। और अभी मात्र 1500 में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें हम आपके साथ इंटरव्यू तक रहेंगे। कई लोग को भरोसा नहीं हो रहा है हमारे संस्थान पे या हमारे पर, तो उनको मैं बता दूं, आप मेरा जो भी वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे 67 का, उसको जरूर देख लें आप। और मैंने कितने टॉपिक करवाए थे GS1 GS2 और कितने टॉपिक उसमें से प्रश्न जो है GS1 GS2 के बीपीएससी 67 में पूछे गए, ये देखने की बात है। और आप देख सकते हैं कि सारे प्रश्न, जितने टोटल प्रश्न पूछे जाते थे, सारे प्रश्न हमारे क्लासरूम में करवाया जा चुका था ऑनलाइन माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। और ये इसका साक्ष्य हमारे चैनल पर है, इसीलिए आप भरोसा कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा तैयारी करना है करें, बेहतर करें। और जो लोग 80 के राउंड में हैं वो तो बिल्कुल लग जाइए, नहीं तो 28 मार्च का इंतजार करने में आपका जो है हो सकता है कि फिर मेंस ही नहीं हो। तो अगर तैयारी करते हैं तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो समस्याएं आ सकती है। जो आपका सपना है वो टूट सकता है। इसीलिए अपने सपने को अगर जीना है तो अभी से काम करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। और यहाँ पे कोई हमारी संस्थान आपसे लाख फीस नहीं ले रही है, मात्र 1500 फीस है। और उसमें हम आपको ऐप प्रोवाइड करते हैं, ऐप के माध्यम से सारे वीडियो लेक्चर्स और 69th के प्री मेंस भी आपको करवाए जाएंगे। और उसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा, बिल्कुल नए पैटर्न पे आधारित। केवल अगर आप टेस्ट सीरीज अच्छे संस्थान का जुड़ते हैं तब वो 2000-3000 रुपया आपसे लेते हैं कम से कम। यहाँ आपको प्री मेंस इंटरव्यू सब मैं करवाऊंगा। तो इसीलिए और निबंध लेखन की बेहतर कॉन्सेप्ट आपके अंदर जरूर विकसित कर दूंगा, जिससे आप बहुत बेहतरीन निबंध लिख सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं आपदा और बिहार। आपदा इसलिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि वर्तमान समय में अभी सबसे महत्वपूर्ण घटना आपदा को लेकर के ही घटित हुई। और तुर्की में अभी जो भूकंप आया है उसने एक बहुत बड़ा त्रासदी लाया है। तो कहने का अर्थ है कि अगर विश्व स्तर पे कोई घटना घटित हुई तो कहीं ना कहीं वह घटना पूरे विश्व को प्रभावित करती है। और वर्तमान संदर्भ में सोशल मीडिया का युग है। मैंने उस दिन भी बताया था, कोई भी घटना घटित होती है तो पूरे मानव समाज को वो प्रभावित करती है। इसलिए यह प्रश्न मैं भी आए बोलूंगा और निश्चित तौर पे 4 प्रश्न में एक प्रश्न आपको आपदा से निश्चित रूप से बिहार से रिलेटेड रहेगा। तो रहेगा, आप देख लेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए, आपदा ऐसी घटना जिसका समय निर्धारित नहीं हो और जो विनाश लाता है। कोई समय निर्धारित नहीं होता आपदा कब किसके यहाँ आ जाए।
किसके घर में कब आपदा आ जाए ये भी कहना मुश्किल है, किस राज्य में आ जाए, किस देश में आ जाए ये भी कहना मुश्किल है। तुर्की ने सोचा नहीं होगा कि उसके देश में इतनी बड़ी भयानक त्रासदी आने वाली है। या हमारे देश में भी जब भूकंप आता है या बाढ़ आती है, सुखाड़ आती है, तो एकाएक आती है और इसका कोई समय निर्धारण नहीं होता है। यह प्राकृतिक या मानव जनित दोनों हो सकता है। जो आपदाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक आपदा, दूसरी मानव जनित आपदा होती है। प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा, और मानव निर्मित आपदा जो मानव द्वारा निर्मित होती है। प्राकृतिक आपदा से बचना बहुत कठिन काम हो जाता है, क्योंकि यह इतना खतरनाक होता है कि बहुत भयानक तबाही लाता है और इसे अंदाजा लगाना या पता लगना बहुत ही कठिन कार्य होता है। एक बहुत ही भयानक एवं खतरनाक घटना है जो अचानक से होती है और तबाही लाती है, जैसे आपका हो गया बाढ़, सूखा, भूस्खलन, मिट्टी का मतलब धंस जाना, तूफान जिसको तूफान, सुनामी, हिमस्खलन जो बर्फ, जो पहाड़ी एरिया है उसमें हिम का खिसक जाना चट्टान के रूप में, गरज, गर्म तरंगे और बिजली, ठीक है, जिसको ठनका बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, वो है। तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक आपदा से बचने के आगे मैं उपाय भी बताऊंगा। तो निबंध में सबसे पहले आप आपदा कहते किसको हैं तो वो लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो योजना बना लेंगे कि क्या लिखेंगे, पहले मैं आपको पढ़ा दूं, उसके बाद लास्ट में योजना बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से चरणबद्ध आप निबंध लिखेंगे। कम से कम आपको 5 से 6 पेज में लिखना होगा आपदा या कोई भी निबंध 6 पेज तक आप लिखेंगे, क्योंकि आपके पास 3 घंटा का टाइम होगा और मात्र 3 ही निबंध लिखने हैं। तो इसीलिए 6 पेज तो एटलीस्ट कम से कम पूरा ही दीजिएगा, क्योंकि बिहार का जो एग्जाम है उसमें जो प्रोफेसर है थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ देखना भी पसंद करते हैं। अब आ जाइए मानव निर्मित। यह मानवीय लापरवाही के कारण या तो जानबूझकर या अनजाने में हो सकता है। जैसे कोई इमारत ढाना, अगर आप सही ढंग से इमारत खड़ा नहीं करेंगे, उसको मजबूती नहीं देंगे तो वह कभी भी ढह सकता है और उसके नीचे मलबे में लोग दब के मर सकते हैं। उसके बाद दंगा, सांप्रदायिक दंगा हमारे देश में होते रहती है, तो इसके पीछे भी मानव ही कारक होते हैं। आतंकवादी घटनाएं, ये भी मानव जनित ही घटनाएं होती है। खास करके आतंकवाद का मतलब हम लोग समझ जाते हैं पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी ही आतंकवादी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे आतंकवादी भी हैं जो देश के अंदर भी आतंक का माहौल कायम करते हैं, ठीक है। तो ये सब मानव जनित होते हैं। उसके बाद हमला, किसी व्यक्ति पे हमला कर देना, किसी के घर पे हमला कर देना, तो ये सब मानव द्वारा किया जाता है। उसके बाद औद्योगिक खतरा, उद्योग धंधे में विस्फोट हो जाना, औद्योगिक रूप से आप देखते हुए कई बार आग लग जाता है, उद्योग में विस्फोट हो जाता है। आग लग जाना ये भी मानव जनित ही है, मानव द्वारा ही हो जाता है। भगदड़, मंदिर वगैरह में खास करके या जहां मेला वगैरह में जब भीड़ एकत्रित होती है तो वहां पर भी कई बार भगदड़ मच जाता है, जिसके कारण भी कई लोग मर जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि मानव जनित और प्राकृतिक आपदा दोनों को आप आपदा के तहत लिख सकते हैं। यह टॉपिक ही आपदा और बिहार। तो सबसे पहले आपदा के बारे में लिखेंगे, उसके बाद उसके क्या क्या कारण हैं, कारण के स्तर पे आपदा के कारण क्या है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक आपदा के कारण है मृदा अपरदन, भूकंपीय गतिविधि, वायुदाब, तूफान वगैरह वायुदाब से आता है, विवर्तनिक गतियां, इससे भी भूकंप आ जाएगा, महासागरीय धाराएं, ज्वालामुखी वगैरह, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी, ये सब क्या है, एक प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं हैं। ज्वालामुखी विस्फोट भी अभी वर्तमान में हुआ था मोनालोआ में, यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी गया था। तो ज्वालामुखी को भी आप इसमें जोड़ दें
ज्वालामुखी विस्फोट। तो ये सब क्या है, आपका प्राकृतिक आपदाएं हैं। मानव निर्मित में जैसे गरीबी, गरीबी भी एक प्रकार का आपदा ही है। जब हम अपने बेसिक बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते हैं, जो बेसिक आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा है, तब भी हम उसको गरीबी की श्रेणी में रखते हैं, और गरीबी भी एक प्रकार का आपदा ही है। तेजी से शहरीकरण होना भी एक प्रकार से जो है कारण होता है मानव के आपदा आने का। अगर हम शहरों को तेजी से विकास करेंगे, बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनाएंगे, मकान बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो भूमि का जो स्तर है, जो संतुलन है, वो बिगड़ता है और भूकंप आने की घटनाएं घटित होती है, या पानी का जल का लेयर नीचे चला जाता है शहरीकरण के कारण, प्रदूषण की समस्याएं आती है, बहुत ज्यादा आपका जल प्रदूषित होता है, भूमि प्रदूषित होता है, मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब भी एक प्रकार से आपदा ही लाता है। उसके बाद अभी सबसे महत्वपूर्ण युद्ध और संघर्ष एवं नागरिक संघर्ष, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके। युद्ध से जुड़ा हुआ आपसे प्रश्न निबंध लिखने निश्चित तौर पे पूछा जाएंगे। तो युद्ध की विभीषिका या युद्ध का अंतिम परिणाम समझौता ही होता है, इस तरीका से लोकोक्ति दे करके आपसे पूछा जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि युद्ध की किसी भी प्रकार के युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होता है, समझौता होता है। इस पे आपको कथन दे देगा, कहेगा विवेचना कीजिए, लिखिए। तो आप रूस यूक्रेन के संदर्भ में, प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में, और सभी देश आपस में जिस मूड में रहते हैं, लड़ाई के मूड में, रूस यूक्रेन है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, सभी देश की नीति को लेकर के यहाँ पे आंसर राइटिंग हम करेंगे और आपको भी सुनाएंगे कि किस प्रकार से लिखना है। और जो लोग क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो जरूर जुड़े। फिर अगेन मैं इसलिए बोलता हूँ, एक बार आप रिस्क लेके देखें, तब देखिए आपका एग्जाम। और जो लोग जुड़े थे पिछले 67th में, उनसे पूछ सकते हैं आप, या जान पहचान के होंगे, तब आपको बताएंगे कि कितना प्रश्न लड़ा या नहीं लड़ा, क्या हुआ। और आप नहीं है तो यूट्यूब पे तो आप देख ही सकते हैं हमारे सारे प्रीवियस 67th में जो वीडियो दिए गए थे उसको, ठीक है। और निबंध इस बार आपका जो है, कह सकते हैं डिसाइडिंग फैक्टर निर्धारित करेगा कि किसको अधिकारी बनाना है और किसको नहीं बनाना है। आप GS1 GS2 से इस बार रिजल्ट नहीं ले पाएंगे फाइनल में। आपको अगर कोई रिजल्ट दिलाएगा तो वो केवल और केवल निबंध ही दिलवाएगा। निबंध में आपको 300 में से 120 भी नंबर आ सकते हैं, और आपको 300 में से 220 भी आ सकते हैं, ठीक है। 200 प्लस भी लाया जा सकता है, और यही 150 नंबर का मार्जिन जो होता है, वही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं बार बार इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि मैं समझ रहा हूं कि निबंध कितना जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो एक रणनीति के तहत आप लोग जो है, जो भी जिनका भी 80 प्लस नंबर आ रहा है, 75 प्लस में है, तो वो देखें और तैयारी में लग जाएं। सांस्कृतिक प्रथाओं में बदलाव, ठीक है, सांस्कृतिक प्रथाओं में यहाँ पे क्या है कि बदलाव होता है, उस कारण से भी आपके मानव निर्मित आपदाएं आती है, ठीक है। जैसे हिंदू राष्ट्र से मुस्लिम राष्ट्र में बदल जाना, तो जब सांस्कृतिक रूप से हम लोग बदलाव करेंगे तब वहां पर भी जो है जनसंघर्ष की बात होती है, आपस में लड़ाई दंगे होते हैं। तो ये भी प्रमुख कारण मानव निर्मित आपदा का है। आपदा प्रबंधन के चरण, कितने प्रकार के चरणों में हम आपदा प्रबंधन को कर सकते हैं। एक तो आपदा आने से पूर्व की तैयारी, एक है कि आपदा आने के बाद की तैयारी, ठीक है, या एक आपदा के समय की तैयारी। ये तीनों आयाम को आपको लिखना होगा। मिटिगेशन समन, आपदाओं को कम करने तथा रोकने के उपाय पहले से तैयार रहने चाहिए। जैसे अगर आप भवन बना रहे हैं तो उसको सुरक्षा में भूकंप को ध्यान में रखते हुए बिल्डर से डिजाइन करवाइए। उसके बाद आप तत्परता, जब आपदा आ गया उस समय जो है प्रिपेयर्डनेस, कहाँ जाना है, कैसे भागना है, कैसे छिपना है। और आप देखते होंगे कि अब तो विद्यालय में भी आपदा से रिलेटेड चैप्टर डाल दिया गया है, जिससे कि जैसे पानी आ गया, बाढ़ आ गया तो कैसे बचना है, कहाँ जाना है, तो उसको
लेते हुए पढ़ाया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जब आ जाए तो उस समय किस प्रकार से तत्परता दिखाना है। ठीक है, जैसे भूकंप आ गया और आप 5 मंजिले पर है, तो आप चाहिएगा कि हम उतरने का प्रयास करें, तो आप उतर नहीं पाइएगा और भी जोखिम में पड़ जाइएगा। इसलिए आप जहां पर हैं वहीं पे कोना जो भी होता है घर का, उसमें उसके किनारे रहिए। तो ये सब आपके जान को बचा सकता है। जब भी आपदा आए तो कॉर्नर में रहिए, घर के कॉर्नर में चले जाइए, और या तो कोई ठोस वस्तु है टेबल पलंग में, तो उसके नीचे आप दब के जमीन पर लेट जाइए। ठीक है, पहले से, जिससे कि आपका क्या होगा, बचाव हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि जब आपदा आ जाए उस समय आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके किस प्रकार से बच सकते हैं, तो ये भी आपको जो है आपदा के प्रभाव से बचाता है या कम करता है। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्स, आपदा के तुरंत बाद का चरण, आमतौर पे जैसे अभी तुर्की में हुआ, तो अब आपातकालीन उस समय क्या करना है कि मरम्मत के बजाय क्या करना है सॉरी, यहाँ पे जो है आमतौर पर आपातकालीन मुद्दों के बजाय मरम्मत करने पर ध्यान केंद्रित करना है। उसको मुद्दा नहीं बनाना है, बल्कि किस तरीका से सुधार होगा उस पे काम करना है, उसकी मरम्मत करनी है। सबसे पहले तो जो आपदा में फंसे लोग हैं उनको बाहर निकालना है, उनकी जान बचाना है, और उसके बाद जो है मरम्मत पे ध्यान देना है। हो सके तो मतलब आपदा के लिए बीमा योजनाएं होनी चाहिए सरकार के तरफ से, जिससे कि जब आपदा आए, आपदा के बाद लोग को क्षतिपूर्ति रकम कुछ मिल जाए, जिससे वो फिर से रिकवरी कर पाए। ठीक है, तो इस बार आप देखे होंगे कि जब तुर्की में भूकंप आए तो 3 दिन 4 दिन बाद भी बहुत सारे बच्चे या बड़े बुजुर्ग भी अंदर से जीवित निकल रहे थे। बहुत सारे डॉग या जीव जंतु भी आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कि मालवा के बीच से मलबा के बाहर निकल रहे थे, मतलब 3 दिन 4 दिन बाद भी जीवित। तो किसी न किसी प्रकार से वो जिंदा बच गए, रह गए, दब के भी बचे रहे। तो आपदा में ये जो है कुछ मतलब उनका जो बचाव हुआ कुछ कारणों से अंदर में भी हो जाता है। तो वही सब पे रिसर्च करने की आवश्यकता है, किस प्रकार से ये 4 दिन तक जिंदा रहे, कैसे रहे। अगर वृद्ध आदमी है, बुजुर्ग हैं, या मतलब कह सकते हैं कि जो बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनसे जरूर राय विचार लेना चाहिए। आप किस प्रकार से आपदा में फंसे रहे, तो इतने समय तक कैसे जिंदा रहे, तो वो अपने आप को मतलब अपने आप के बारे में जब बताएंगे तो उससे भी लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। तो कई प्रकार से जो है आप आपदा से बच सकते हैं या प्रभाव कम कर सकते हैं, आप अपनी जान बचा सकते हैं। रिकवरी, पुनर्प्राप्ति, यह पुनः सामान्य स्थिति में लौटने में मदद से संबंधित है। ठीक है, यानी अगर आपका घर टूट गया तो फिर से कैसे रिकवरी हो, या आपके पैर हाथ डैमेज हो गए तो कैसे फिर से आप वो डैमेज को ठीक कर पाए, तो वो सब है। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो सबसे बड़ी बात है कि आपदा प्रबंधन का तो उद्देश्य क्या है कि नुकसान और मौतों को कम करना, जितना कम से कम मौत हो सके उतना बेहतर है। व्यक्तिगत सुख को कम करना, व्यक्तिगत दुख को कम करना, व्यक्तिगत जो किसी व्यक्ति की हानि हुई है, दुखी है, उसको कम करना। आपदा के बाद जो है चिकित्सा सहायता और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, सुरक्षा और जल्दी में सही निर्णय लेना। ठीक है, सुरक्षा के साथ साथ जो निर्णय होना चाहिए वो जल्दी होना चाहिए। उसके बाद पीड़ितों की रक्षा करना, महत्वपूर्ण जानकारी रिकॉर्डों को सुरक्षित रखना, जल्दी से रिकवरी करना, आपदा तैयारी की संस्कृति को प्रोत्साहन करना। ठीक है, ऐसा संस्कृति बनाया जाए जिससे कि आपदा जो तैयारी लोग अपने घर में करके रख सके। आपदा पूर्व, आपदा तैयारी और आपदा नियोजन की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। तो जैसे आग लगने के लिए हम लोग एक सिलेंडर रखते हैं, वो आग को बुझाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रहता है, तो उस तरह के जो है सभी घर में होने चाहिए। जब भूकंप आए या कुछ भी, तो बचने के लिए या जहां बाढ़ आता है तो पहले से जो है उसका एक अलग से थैला बना करके रखना चाहिए।
बाढ़ के समय में क्या करना है, कैसे करना है, बच्चे को बूढ़े को सबको बता करके ट्रेनिंग दे के रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जान माल की हानि कम होगी। ठीक है, अब मेन मुद्दा पे आते हैं, बिहार में आपदा। बिहार में आपदा अति महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पे ही पूछा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए आपको इस निबंध को बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ठीक है, बिहार में आपदा प्रबंधन। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 के प्रावधानों के तहत हुआ और माननीय मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव पदेन सदस्य एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं। तो जैसे देश का भी होता है तो प्रधानमंत्री वहां पे अध्यक्ष होते हैं, तो उसी प्रकार से राज्य का जो आपदा प्रबंधन समिति होते हैं उसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। और अलग से जो है मुख्य सचिव का पद भी होता है और उसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं और कुल 9 सदस्य होते हैं। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18 के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह राज्य में आपदा प्रबंधन की नीतियों एवं योजनाओं का जो सूत्रण है उसको सुनिश्चित करें। तो ये सब अगर आप बिहार में चर्चा करेंगे तो आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य दायित्व आपदा जोखिम को क्या करना है, कम करके उसको केंद्र में रखना है और राज्य और जिला स्तर पे संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण का प्रयास करना है। अब बिहार के प्रमुख आपदा को किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो बिहार का तो आपदा आप जानते ही हैं, बाढ़ है और दूसरा सुखाड़ है, ये तो प्रमुख आपदा है। ठीक है, तो इसको तो आप चर्चा कीजिएगा ही और आपका एग्जाम मई में, उम्मीद है कि 12 मई से हो जाएगा। तो एक आप जो टॉपिक होगा तो जलवायु परिवर्तन, ये भी साइंस टेक के तहत ही कह सकते हैं, लेकिन यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो ये मैं जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, कचरा, ये सब भी करवा दूंगा क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो बिहार में बाढ़ और प्रबंधन। तो भारत के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की घटनाएं हर साल देखी जाती है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। बिहार के उत्तरी भाग में रहने वाली जनसंख्या का लगभग 76% भाग जो है निरंतर बाढ़ की आशंका के साथ रहती है, यानी उत्तर बिहार का 76% पार्ट जो है वो बाढ़ प्रभावित है। हो सके तो आप मैप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जो लिखेंगे उसको अगर आप सही ढंग से सजा के लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे कि कॉपी चेकर को पढ़ने में आसानी होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। जबकि 34% भाग क्या है आपका, दक्षिण बिहार जो है सूखा प्रभावित है, बिहार का 34% भाग। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर, लगभग 73%, जो कि 68,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वो बाढ़ से प्रभावित है। ये पॉइंट को लिखेंगे तो कॉपी चेकर को पूरे अच्छे से क्लियर होगा कि अच्छी तैयारी है इसकी। उल्लेखनीय है कि बिहार के मैदान हिमालयी देश नेपाल से सटे हुए हैं और इन मैदानों में ऐसी नदियां बहती है जो भौगोलिक रूप से नवजात और तीव्र ढाल वाले हिमालय से जल ग्रहण करती है और इन नदियों में गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा आदि उद्गम नेपाल से होता है और ये नदियां बेहद तीव्र बहाव के साथ भारी मात्रा में अवसाद लाती है और जो नदियों का जो अवसाद लाने से क्या होगा, जल स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे ये क्या करते हैं, इसे बिहार के मैदानों में गिरा देती है, जिससे बाढ़ आने की समस्या बनी रहती है। जो गाद आएगा तो वो क्या होगा, जैसे ये नदी है, ये गाढ़ा है, अब इधर से क्या होगा, जब गाद आएगा ये भर जाएगा तो पानी आएगा, इसके ऊपर आएगा, तो पानी जब आएगा तो ये ऊपर या तो बांध के पास जाएगा और बांध को तोड़ देगा नदी, तो जल जमाव बन जाएगा। तथा कई बार अत्यधिक वर्षा होने के कारण भी नदी का जल स्तर, जब भारी बारिश होगी तो उस समय भी जो है, एक वर्षा जल का भी संरक्षण में करवा दूंगा टॉपिक, किस प्रकार से वर्षा जल का संरक्षण किया जाए और जल भूमि का जल स्तर जो नीचा गिर रहा है उसके ठीक करने के उपाय। तो ये भी हो सकता है कि निबंध में पूछा जा सकता है जल स्तर। और अभी से हमको देखना पड़ेगा, आपको भी देखना पड़ेगा कि करेंट मुद्दा क्या चल रहा है। और मई में आपका एग्जाम है तो खास करके मार्च महीने का अगर कोई अभी फरवरी और मार्च में
जो मुद्दा आपके यहाँ चलेगा उसको निश्चित तौर पे आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि आपका अप्रैल में तो मार्च तक आपका प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि मई में एग्जाम है। तो कम से कम मार्च तक की घटना है। तो मुझे लग रहा है आपदा अति महत्वपूर्ण बनने वाला है। भूकंप से रिलेटेड आपदा प्रबंधन तो एकदम बेहतर तरीके से आप लोग करके जाएंगे ही। तो वर्तमान संदर्भ में जो घटनाएं घटित हो रही है उससे निबंध आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो इसीलिए, और न्यूज पेपर का एडिटोरियल जो होता है संपादकीय पेज जरूर पढ़ें, ठीक है। तो एक अभी आप देखते होंगे रूस यूक्रेन युद्ध की विभीषिका जो है अभी भी मुद्दा बना हुआ है। स्वास्थ्य स्ट्रक्चर को लेकर के कोरोना चला गया, लेकिन हमें अभी भी उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इससे रिलेटेड भी एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चूंकि 12 प्रश्न वहां पे आपके रहेंगे, उसमें से आपको 3 बनाना है, इसलिए ज्यादा माथापच्ची आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग आप 30 से 40 टॉपिक करके जाएंगे तो निश्चित तौर पे उसमें से 3 टॉपिक आपका लड़ ही जाएगा, और उतना मैं करवा दूंगा जिससे कि आपको मेंस के एग्जाम में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भरोसा रखें और क्लास से जरूर जुड़ें। पीडीएफ, प्रिंट आउट, टेस्ट सीरीज सारा कुछ हमारे ऐप में बहुत बेहतर तरीके से डाला गया है। चलिए, तथा वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है। इनके बचाव के लिए 2 उपाय हैं। एक तो आप संरचनात्मक उपाय करते हैं, दूसरा गैर संरचनात्मक बाढ़ से बचने के लिए। संरचना के तौर पे आप बांध को ले सकते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बना करके आप इसको कम कर सकते हैं। तटबंधों का निर्माण कर सकते हैं, जल निकासी का प्रणाली का सुदृढ़ कर सकते हैं, बाढ़ प्रतिरोधों और बसावटों का विकास करके वनीकरण को बढ़ावा दे करके अवसंरचनात्मक कार्यों, विशेष रूप से सड़क निर्माण के द्वारा नदियों के प्राकृतिक बहाव की दशा को संज्ञान में ले सकते हैं। तो ये सब आप स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार करके संरचनात्मक उपाय करके बाढ़ से बच सकते हैं। दूसरा है कि बाढ़ का पूर्वानुमान नेटवर्कों को सुदृढ़ कीजिए, कि कैसे पता चलेगा कि बाढ़ कब तक आ सकती है, पानी का जल स्तर किस रूप में बढ़ रहा है। उसके बाद जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है तो ऐसे फसल विकसित करे, अगर वो 10 दिन पानी में डूबा भी रहे। एक ऐसे धान का वैज्ञानिकों ने खोज किया जो अगर 10-15 दिन तक वो पानी में पूर्ण रूप से डूबा भी रहेगा फिर भी वह खराब नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे फसलों की खोज करनी है, बीज बनाना है हाइब्रिड, जो कि पानी में भी वह जिंदा रहे, या जहां सुखाड़ पड़ता है तो वहां कम पानी में भी वह जो है बहुत अच्छा फसल दे। तो इस प्रकार के फसल जो है जीएम क्रॉप्स बन रहे हैं और बनाए जा रहे हैं। तो वो आने वाले समय में फसल मतलब ये मौसमी आपदाओं के कारण जो फसल नष्ट होता था उसका बचाव होगा। पूर्वानुमान से संबंधित पारंपरिक ज्ञान को भी बढ़ावा देना है। गांव स्तर पर जोखिम मानचित्र बनाना है कि कहाँ पे ज्यादा जोखिम है, किस क्षेत्र में नहीं भागना है, कौन सा नीचा है, कौन सा ऊंचा वाला भाग है, कहाँ पे रहना है। तो ये सब मानचित्र के माध्यम से संभव है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वित्तीय हस्तक्षेप को सुनिश्चित करना है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उससे वित्तीय जो हस्तक्षेप है उसमें वित्तीय हेल्प को सुनिश्चित करना है। तो ये सब आप बाढ़ से बच सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाढ़ तत्कालिक प्रभावों के साथ साथ राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव डालती है, और बिहार की गरीबी में भी बाढ़ को आप लिख सकते हैं। आर्थिक रूप से विकसित न होने का एक प्रमुख कारण के रूप में है, और यह बार बार आने वाली बाढ़ को देख सकते हैं इस कारण के रूप में। अतः बाढ़ की समस्या के समावेशी, धारणीय एवं दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित करने के बाद राज्य समग्र विकास की दिशा तैयार कर सकेगी। अब आ जाइए बिहार में सूखा, चूंकि आपदा है तो सूखा भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। और आप भी जो है ये सब टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो 68 में बैठेंगे और 69th वाले जो प्री का तैयारी जो अभी नया पैटर्न हो चुका है उस पे एकदम सेम पैटर्न पे हम करवाएंगे, और आपके प्री में भी अब सारे प्रश्न हमारे संस्थान के द्वारा जो पढ़ाया जाएगा उससे आएंगे, इस बात का फुल गारंटी है, ठीक है। 68 में हमने प्री को नहीं पढ़ाया, लेकिन अब मैं 69th में आपको पढ़ाऊंगा। और
बिल्कुल नए पैटर्न पे टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट आपको दिए जाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन। जो भी आप प्रिंट करा के भी अपना दे घर में बैठ के सॉल्यूशन कराया जाएगा। और साइंस पोर्शन बहुत ही डीपली ढंग से जहां जहां से प्रश्न पूछे गए, जैसे आप जो प्रश्न की प्रवृत्ति देखे होंगे बायोलॉजी में पादप जगत के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में जो है अम्ल क्षार से ज्यादा प्रश्न पूछे गए। और आने वाले समय में कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस पोर्शन पे फोकस करेगा, इसकी भी चर्चा होगी। तो आप लोग जरूर क्लास से जुड़िए। प्रश्न की प्रकृति जब तक नहीं समझेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक आपका अब बीपीएससी नहीं हो पाएगा। केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ उसके प्रति डेडिकेशन होके पढ़ना है, पढ़ना नहीं है पढ़ना है, उस काम के पीछे पढ़िए, उस सफलता के पीछे पढ़िए, तब जाके अब आपको सफलता हाथ लगेगी। ठीक है, अब आसान नहीं रहा बीपीएससी भी। बिहार में सूखा, राज्य के 33% हिस्से लगभग 750 मिमी से कम वर्षा होती है, जिसके कारण भी वहां सुखाड़ पड़ता है, खास करके दक्षिण बिहार में। 1970 के दशक के बाद राज्य में वन आवरण में गिरावट आई है और यह भी राज्य के सूखे का प्रमुख कारण है। जब आप वन की कटाई करते हैं, इससे भी सूखा बढ़ता है, क्योंकि वर्षा नहीं होती है उस क्षेत्र में और जल स्तर नीचा चला जाता है। सूखे की समस्या मुख्यतः बिहार के दक्षिण जिलों में अधिक देखी जाती है, जैसे मुंगेर, नवादा, भोजपुर, औरंगाबाद, गया सूखे की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, जिसके कारण वहां टेम्परेचर भी गया में आप देखते होंगे ज्यादा रहता है। तो कहने का अर्थ है कि बाढ़ और सूखा, सूखा के भी बचने के उपाय, कम करने के उपाय हमने बताया, ऐसे क्रॉप्स जो कम पानी में हो जाए, पेड़ पौधों को लगाइए। तो ये सब करने से, या वर्षा के जल स्तर को सिंचित कीजिए। अभी नदी जोड़ो परियोजनाएं चल रही है, जैसे राजगीर, ये प्रश्न ये भी पूछा गया था बोधगया से जो, तो अभी गंगा जल जो है गंगा नदी से नहर बना करके बोधगया राजगीर तक ले जाया गया है। तो इन सब कामों को करके दक्षिणी बिहार को सिंचाई पूर्ण बनाया जा सकता है और सूखे से बचाया जा सकता है। तो ये सब उपाय आप लोग न्यूज़पेपर सब जगह पढ़ते ही रहते हैं, तो उसमें देखते होंगे, तो ये सब पॉइंट्स को जरूर आप डालेंगे। चलिए, तो ये तो आपका आधे घंटे का भी टॉपिक हो गया, बिहार में आपदा और आपदा प्रबंधन, आपदा पूर्व तैयारी, आपदा के समय तैयारी और आपदा के बाद की तैयारी, कारण भी हमने बता दिया, आपदा भी बता दिया। ठीक है, अब दूसरे दिन हम भारत की आपदा से रिलेटेड टॉपिक करेंगे। तो 2 टॉपिक यहाँ से आपदा से रिलेटेड हम जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि 110% यह प्रश्न आएगा किसी न किसी रूप में। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वर्षा जल संरक्षण भी आप कर सकते हैं। प्रकृति से रिलेटेड जरूर एक प्रश्न पूछे जाएंगे, आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे जरूर, जलवायु परिवर्तन, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इससे रिलेटेड प्रश्न निश्चित तौर पे एक इस प्रवृत्ति के देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर से जरूर कोर्स को बाय कर लें। अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, अच्छे से आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। GS1, GS2 और निबंध, और इस बार GS1, GS2 के भी प्रश्न की प्रवृत्ति बदल चुकी है। जैसे पिछले बार हमने 110% आपका प्रश्न को सारा प्रश्न करवा दिया था, उसी प्रकार इस बार नए प्रवृत्ति के भी प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसको भी मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा। जैसे आपका एक लघु उत्तरीय ऐड होगा जिसमें 4 प्रश्न एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे और वो कला, संस्कृति और आपके आधुनिक इतिहास से होंगे। तो कौन कौन से प्रश्न इतिहास के और एक्स्ट्रा रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न कला संस्कृति में जो प्रीवियस पैटर्न है उसके अलावे पूछे जा सकते हैं। तो 2 तो प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो पुरानी पद्धति के आधार पे नहीं होगा, वो नया होगा, बिल्कुल आपके लिए नया होगा। तो जैसे कला संस्कृति में भी स्थापत्य कला, मूर्ति कला, मंदिर निर्माण शैली, तो सभी को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे, पूरे आयाम के साथ भारत को, बिहार को लेते हुए हम लोग पढ़ेंगे। जिससे कि कला संस्कृति में जैसे मधुबनी पेंटिंग आज तक नहीं पूछा गया, जैसे मंजूषा चित्र शैली है, या अन्य जो भी जो यहाँ पे मूर्ति निर्माण कला शैली है, या वर्तमान संदर्भ में बहुत सारे कला शैली हैं, तो उसको भी लेकर के हम लोग का GS1 की तैयारी होगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से आप कमी छोड़ के जाएं और एग्जाम में 2, 4, 10, 20 नंबर से आपका चूक हो जाए, तो बहुत अफसोस होता है। तो ये सब गलतियां आप नहीं करेंगे, तैयारी को
कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। अब चूंकि बीपीएससी ने पैटर्न बदल दिया है, ना ही आप GS1 GS2 सभी को अच्छे तरीके से आपको करना होगा और एक नया कॉन्सेप्ट के माध्यम से करना होगा। चूंकि अब बिल्कुल पैटर्न बदल चुका है, अब प्रश्न लगभग 11 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपके जो प्रश्न एक्स्ट्रा पूछा जाएगा किस सेक्शन से पूछा जा सकता है, तो ये सब हम आपको GS1 GS2 के वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।